Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो भाई शुरू हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स। एक बार आप ट्राई कर लो। चलो 45 सेकेंड ले लो, पहला सवाल है भाई, 50 ले लो। चलो तुम भी क्या याद करोगे।
ठीक है, 50 सेकेंड है बच्चों आपके पास, और तब तक मैं जरा बच्चों से भी मिल लूं। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, हेलो दिलशाद, हाय रिया, हेलो राजपूत गर्ल, केम छो? ठीक है, रुकू, अमित, हेलो अमित, हेलो हर्ष, हेलो बायो एनसीईआरटी, जैनाब, अरे नहीं जैनाब से वो पूछ रहे हैं शायद, सॉरी। हाय रिया, अमन, जैनाब, नीड, रुकू, हेलो 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 एवरीबॉडी। हाँ जी, क्वेश्चन 45 सेकंड से आपके पास। Conducting rod of length 12 is rotating with a constant angular speed omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field exists field B exists parallel to the axis of the rotation. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इज। दो एंड्स के बीच में क्या है? पहला ही सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, डंडे मारने के लिए रखी तुमको। ठीक है, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको डंडे पड़ेंगे। अगर इस रॉड को मैं इस तरीके से घुमाता हूं, ठीक है, अगर ये रॉड इस तरीके से घूम रही है किसी एक्सिस के ऊपर, तो क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस होगा। एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से सुनना और बिल्कुल याद रख लेना इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बॉम्बे बता दिया है। अभी देख लेते हैं सही आंसर क्या है। देखो, अगर मैंने कहा कि ये रहा एक सर्कल, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहां पे बीच में रखी है एक रॉड, ये हमने यहां पे रख दी रॉड। ठीक है, समझ लो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो हमेशा गिवन होता है बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाय 2 से। ठीक है, अगर एक रॉड इस तरीके से रखी है, ठीक है, और इसका एक एंड जो है वो हिंज्ड है, और अगर ये ओमेगा से घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, तो इन दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय ई ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। ठीक है, अच्छा, हायर पोटेंशियल कहां होता है? दैट इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड रूल। मैंने हमेशा बच्चों आप लोगों को बताया है कि मैग्नेटिक की पूरा ईएमआई, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी सब में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड रूल से सारे काम चल जाते हैं। यहां क्या करोगे? हायर पोटेंशियल इज गिवन बाय, आप ये देखो कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स कितना लगती। सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर मान लो इसके अंदर यहां एक पॉजिटिव चार्ज होता, अगर ये ऐसे घूम रहा होता, तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आती, और बी तो अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B के हिसाब से फोर्स लगती लेफ्टवर्ड्स। V ऊपर, B अंदर, V क्रॉस B के हिसाब से फोर्स लगती लेफ्टवर्ड्स। और अगर फोर्स लगती लेफ्टवर्ड्स, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होगा, नेगेटिव चार्ज उधर इकट्ठा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे हायर पोटेंशियल आएगा, यहां लोअर पोटेंशियल आएगा। मतलब इसके अंदर जो इफेक्टिव बैटरी आएगी वो इस तरीके की होगी। उसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट में होगा, लोअर पोटेंशियल राइट में होगा। जो पॉइंट हिंज्ड है उसका पोटेंशियल यहां इस केस में V क्रॉस B के हिसाब से ऊपर है। जहां अंगूठा है वो हायर पोटेंशियल है, अंगूठे पे लिखा है प्लस, तो V क्रॉस B के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि जो फोर्स होती है दैट इज गिवन बाय Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर जो है वो जो फोर्स लगेगी, चार्ज तो पॉजिटिव ही है, तो फोर्स V क्रॉस B के डायरेक्शन में आ जाएगा। वेलोसिटी ऊपर है, B अंदर है, V क्रॉस B लेफ्टवर्ड्स आएगा, और इसीलिए जो फोर्स होगी वो लेफ्टवर्ड्स होगी, लेफ्टवर्ड में हायर पोटेंशियल होगा। ये बात समझ, इतनी बात समझ में आ गई सबके? अब समझो भाई, मान लो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सेंटर में ओ है। अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो बच्चों पार्टिसिपेट करने को तैयार हो जाओ, जल्दी से मुझे बताओ ओ और बी के बीच में हायर पोटेंशियल कौन से पॉइंट का है? जल्दी से बताओ, ओ और बी के बीच में हायर पोटेंशियल कौन से पॉइंट का है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा होगा। ओ और बी की बात कर रहे हैं, अभी ए और ओ को बाद में बात करेंगे। ओ और बी के बीच में अगर मैं हायर पोटेंशियल पूछूं तो V और बी की तरह, बी कहीं मान लेते हैं, लेट्स से बी अंदर की तरफ मान लेते हैं,
बी अंदर की तरफ मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछा हुआ है, डायरेक्शन में सिर्फ आपको एडिशनली समझा रहा हूं। इन सवालों के थ्रू मैं आपको तरीके मतलब पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज करा रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी इस बात का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कैसे होते हैं। तो अगर बी अंदर की तरफ है, ये हो गया बी अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी जो होगा वो लेफ्टवर्ड जाएगा। इसके मतलब ये हो गया कि यहां बैटरी ऐसी बनेगी, और पोटेंशियल इसका ईएमएफ कितना आएगा, वो आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। प्लीज नोट, ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब रॉड का एक एंड फिक्स्ड हो। ठीक है, अगर एक एंड हिंज्ड होता है तभी ये आता है, इंटीग्रेशन से निकल के आता है ये फॉर्मूला, लेकिन उसकी बेसिक कंडीशन ये है कि ये वाला एंड फिक्स्ड होना चाहिए। अब अगर ये हुआ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बहुत बढ़िया। अब चलो हम यहां पे ये कह सकते हैं, यहां से मुझे ये पता चला वीओ माइनस वीबी की वैल्यू बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाय 2 आ गई। कोई हैरानी परेशानी? वीओ माइनस वीबी की जो वैल्यू आई है वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गई। अब ए और ओ की बात करें, ए और ओ की अगर आप बात करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ऐसे घूम रहा है तो यहां पे हिंज्ड है ना, ठीक है, तो वो सेंटर से हिंज्ड है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब V क्रॉस B के हिसाब से हायर पोटेंशियल इधर आएगा, यानी कि बैटरी ऐसी बनेगी, यानी कि VO माइनस VA की वैल्यू इस बार बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आएगी। और जैसे ही आपने इन दोनों को घटाया, VO से VO कट गया और VA माइनस VB की वैल्यू ये दोनों भी कट गए, आ गई 0। तो दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है 0, एंड द करेक्ट आंसर इज 0। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? थैंक यू अनूप, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। ठीक है, एंड बिल्कुल सही बात है भवानी, आंसर इज दिल्ली, एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों के दिल में ख्याल आ रहा होगा, हाँ सर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, सर ये फॉर्मूला हमको याद है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है, आपको याद है? वो याद है, बहुत बढ़िया किया, तुमको याद है, पर वो सिर्फ तब है जब एक एंड फिक्स्ड होता है। अगर एक एंड फिक्स्ड नहीं है, पूरा का पूरा घूम रहा है, तो फिर जहां से फिक्स्ड है वहीं तक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला एक बार यहां से यहां तक लगेगा, सेम फॉर्मूला एक बार यहां से यहां तक लगेगा, पोलैरिटी उल्टी है तो नेट ईएमएफ 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो, हेलो क्रेजी, आई एम क्रेजी, मी टू। चलो भाई, हाँ तो समझ में आ गया क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टारगेट यहां पे ऐसे क्वेश्चंस लेने का रहता है जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो नीट में आने की, और साथ ही साथ जिनकी आपके द्वारा गलत किए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो। तो ऐसे क्वेश्चन लेने से मुझे क्या फायदा मिलता है, एक्चुअली तुम्हें क्या फायदा मिलता है? उससे यह फायदा मिलता है कि तुम डेफिनेटली सीखते हो। ठीक है, और अगर आपने पहली बार में गलत किया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बॉम्बे दिया था, क्योंकि एक फॉर्मूला याद है, घोट चेप दो पकड़ के। समझने का क्या मतलब है, फॉर्मूला याद है ना, घोट, तो वो फॉर्मूला घोट आता तो लगा दिया, कंसेप्ट नहीं आता इसलिए गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने हिसाब से लिख डालो। Conducting rod of 1 meter length rotating with a frequency of 50 revolutions per second about its one end inside the uniform magnetic field of 6.28 millitesla, the value of induced EMF between the rods is। ये वाला क्वेश्चन अब मुझे लगता है अगर आप डायग्राम बना लोगे तो शायद कर पाओगे। इस बार मैं आपको देता हूं थोड़ा सा कम समय, लेट अस से 35 सेकेंड्स। पिछली बार 45 दिए थे ना, चलो 35 सेकंड्स में क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? चलो कर डालो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही वाली बात है कि सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं येट, अभी करेंगे। ठीक है, तो जोश अपना बिल्कुल हाई रखें बच्चों, और कहीं भी ये ना सोचें कि मतलब अब फुल स्टॉप लग गया या अब हमारी तैयारियां खत्म हो गई। तैयारी अभी शुरू हुई है दोस्त, अभी 6 महीने हैं तुम्हारे एग्जाम में भी। ठीक है, बिल्कुल सौरभ, आप 100% देख सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बढ़िया सवाल है। ठीक है, और अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो एक शॉट में, अगर 30 सेकंड में 40 सेकंड में अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको देखने चाहिए। ठीक है, सारे सवाल सॉल्व कर पा रहे हो फिर कोई मतलब नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एक क्वेश्चन आपको दिया जाए और आप उस क्वेश्चन को एकदम खट से सॉल्व कर लो तो बेसिकली फिर वो चीज बेकार है आपके लिए। ठीक है, मजेदार चीज तभी होगी जब आप उस चीज को बढ़िया से, मतलब पहली बार में आपको दिमाग लगाना पड़े, दिमाग लगाने के बाद आप शायद गलत कर दो, गलत करने के बाद आपको सही तरीका पता चले, फिर आप उसको हमेशा के लिए याद होगा, अच्छा ये गलती अब से नहीं करनी है। ठीक है, जब आप अपनी गलतियां
कोई गलतियों को या अपने डाउट्स को जब आप पॉइंट आउट करते हो, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें। कंडक्टिंग रॉड, डायग्राम बनाते जाओ फिजिक्स में हमेशा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर होते हैं विजुअल लर्नर, चीजें दिखती हैं तभी याद होती हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाया मैंने, एक रॉड है जो एक एंड से हिंज्ड है, उसके पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 पाई मिली टेस्ला, 6.28 इज 2 पाई। ठीक है, और ओमेगा इसकी दे रखी है, ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 50 रिवोल्यूशंस पर सेकंड है। ध्यान रखना, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड, एंड्स ऑफ द रॉड, बेसिकली वो तब तो सीधे सीधे फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई 2। बी की वैल्यू दे रखी है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -3, 2 पाई मिली टेस्ला। ओमेगा दे रखा है 50 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी कि वो हो गया 50 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। और क्या दे रखा है, एल स्क्वायर बाई 2, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो एक 2 से 2 कट गया, 50 इंटू 2 बन गया 100, 100 इंटू 10 टू द पावर -3, 100 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लिख देते हैं अक्सर कैलकुलेशन के अंदर, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ही होता है, और डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया तो 1000, तो बेसिकली 1 ही आ गया आंसर, और क्या। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो आ जाएगा आगरा। कितने बच्चों का आंसर आगरा आ गया था? वर्षा का आ गया था, बहुत बढ़िया। हेलो नरेंद्र, कैसे हैं आप? हेलो 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 बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर शेख साहब, आंसर इज आगरा, एंड आगरा इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, खुद जान जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। चलो, ये आ गया क्वेश्चन BLV, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। एक और सवाल, चलिए, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसको फॉर्मूला पता होगा तो तुम खट से निकाल पाओगे, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चे अटेम्प्ट करना चाहें वो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, मैं उधर खड़ा होता हूं ताकि क्वेश्चन दिखता रहे आपको। 22 seconds, 21 seconds remaining. Semicircular loop PQ of radius R is moved with the velocity V and the transverse magnetic field as shown in the figure. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द लूप इज, सेमी सर्कल है, रेडियस R दे रखा है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल कहां होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें करनी है। बहुत ही आसान सवाल। कितने बच्चों का आंसर आया जरा देखें। आंसर क्या बता रही पब्लिक? 3rd का आंसर राजपूत गर्ल ने बताया आगरा, भवानी बता रहे कैलकटा, अजमल ने बताया आगरा, अम्मू ने बताया 3 क्या मतलब कैलकटा, ओके। एंड ये कौन सा फील्ड है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, ओके। आई एम क्रेजी कह रहा है सर, माई नेम इज क्रेजी, मतलब इफ योर नेम इज क्रेजी, तो जिसने भी तुम्हारा नाम क्रेजी रखा है दे मस्ट ऑल्सो भी क्रेजी ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली या तो ये नाम तुमने खुद ही रखा है अपना, तो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बट एनीवेज, वापस आ जाते हैं इधर। हाँ भाई, तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जानो। फॉर्मूला ये है कि अगर एक रॉड है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सुन लो, एक बार इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। इस चीज को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी डॉट एल क्रॉस वी। और अगर बी यूनिफॉर्म होती है तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना और समझ लेना और याद रख लेना कि अगर बी यूनिफॉर्म है तो जो पूरा का पूरा जो एंड्स हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे जो एंड्स हैं, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, यही जो चीज है, ये इसको मैं थोड़ा पूरा कर देता हूं। हाँ, तो यही जो चीज है, ये होता है तुम्हारा एल वेक्टर। एल वेक्टर होता है तार के एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। कब? जब बी यूनिफॉर्म है। अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई बी डॉट एल क्रॉस वी। जैसे ही आपने ई की वैल्यू ये लिखी बी डॉट एल क्रॉस वी, तो अब क्या होगा? सिंपल सी बात यहां पर यह है कि समझ लो इस बात को। ठीक है, अब इसको मैं पहले आराम से समझ लेते हैं हम। ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, पहले इसको बढ़िया से समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जादू खुलो, निकला। हाँ देखो, अगर मान लो कि यहां पे कोई रॉड है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पे कोई फील्ड है, मान लो बी फील्ड है, और साथ ही साथ इसकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में v है, लेंथ इसकी l है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय b वेक्टर डॉट l वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पर ये कुछ ऐसी बातें, ठीक है वेक्टर है, मैथ्स है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात समझो, आपको याद होगा जैसे अगर एक रिंग होती है, उसमें अगर मैं यहां पे फ्लक्स निकालता हूं, तो क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही होती हैं उस एरिया को, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की वैल्यू इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होती है। याद आ रहा है, मैथमेटिकल टर्म ये था, लेकिन उसको फिजिकली हम लोग कैसे समझते हैं? फिजिकली समझने का तरीका ये है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर गई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दूसरा तरीका यहां पर यह है, तो दूसरा तरीका यहां पर यह है कि अगर मैं यहां पर रॉड की बात करूं तो समझो, ठीक है, ये अपना रामबाण है, किसी को बताना नहीं, सिंपल सी बात है। आजा भाई मेरी रॉड वापस आजा। अगर एक रॉड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मूव कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ईएमएफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो रॉड कितनी फील्ड लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, ईएमएफ ये जो चीज है, ये चीज जीरो होती अगर इनमें से कोई एक या दो या तीनों आपस में पैरेलल होते। ठीक है, मतलब ईएमएफ इज जीरो इफ नंबर 1 या तो बी हो, या तो ऑब्वियसली बी जीरो हो जाए या वी जीरो हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो भी ईएमएफ नहीं आएगा, अगर ये चलेगा नहीं तो भी ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं इमोशनल की। ठीक है, डोंट गेट इमोशनल, दिस इज इमोशनल, मोशनल ईएमएफ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस हो गया अगर लेंथ जीरो हो जाए। लेंथ का वेक्टर जीरो होने का मतलब क्या हुआ? लेंथ का वेक्टर जीरो होने का मतलब ये हो गया कि हम क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। लेंथ वेक्टर जीरो होने का मतलब ये नहीं कि रॉड ही नहीं है, लेंथ वेक्टर जीरो होने का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लोज लूप की बात हो रही है, ये ऐसा, और उसमें ये इधर से इधर जा रहा है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो, और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उस केस में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा पूरे के अंदर वो जीरो आएगा। समझ में आई क्या ये वाली बात? अच्छा, अब ये हो गई बात क्लोज लूप की। और क्या केसेस हैं? चौथा केस कि ईएमएफ जीरो कब होगा? चौथा केसेस अगर इन तीनों में से कोई भी दो या तीनों आपस में पैरेलल हो जाएं। अब समझो, बी पैरेलल है एल के, बी पैरेलल है एल के, इस बात का मतलब क्या हुआ? जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और आपको एक तलवार दे दी गई, और आपको करना यह है कि आपको इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लटक रही हैं उन्हें काटना है इस तलवार से। अब भाई साहब, अगर लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होगी तो काटोगे कैसे? अगर कोई चीज ऐसे लटक रही है, तुम्हें ये तलवार है, तलवार से काटना है, काटने के लिए क्या करोगे? अगर मैं तलवार को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो कटेगा क्या? ठीक है, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हमारे डंडे का, एक डंडा दूसरा लेकर आता हूं मैं, रुको एक सेकेंड, ये वाला थोड़ा ज्यादा चमक रहा होगा, हटो। ठीक है ना, ये जो रॉड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और मुझे इसको काटना है, तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मुझे इसको काटना है तो ऐसे काटूंगा ना। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अगर रॉड को ऐसे घुमाऊंगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कटेंगी। तो अगर बी और लेंथ पैरेलल हो गए तो फील्ड लाइंस नहीं कटेंगी, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा केस क्या है? अगर एल हो जाए पैरेलल वी के या बी हो जाए पैरेलल वी के। पांचवा केस, बी हो जाए पैरेलल वेलोसिटी के। ये भी सही तरीका है कि भाई अगर फील्ड लाइंस ऐसे हैं, फील्ड लाइंस ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल, और मुझे उनको इस डंडे से काटना है, इस तलवार से काटना, कैसे काटेंगे? तो अगर मैंने ये फील्ड लाइंस अगर ऐसे थी और मैं वेलोसिटी उसके पैरेलल ही लेके जाऊं, अरे तो थोड़ी कटेगी। अगर ये काटे तो ऐसे काटो ना भाई। ये कौन सा तरीका काटने का? चौके का सिंपल बना रहे हो क्या? अरे चौका बहुत ही क्या कर रहे हो यार, ये ऐसे थोड़ी लगेगा, ऐसे फील्ड लाइंस नहीं कट पाएंगी।
और इसका मतलब बी पैरेलल टू वी से काम नहीं चलेगा। तीसरा केस ये हो जाएगा कि अगर, वो तो और भी फनी है, वो ये हो जाएगा कि एल हो जाए पैरेलल वी के, एल और वी पैरेलल हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई डंडे ऐसे, ये फील्ड लाइंस ऐसे थी और मुझे इससे, इस डंडे से वो फील्ड लाइंस को काटना है। ऐसे काटोगे कटेगी, ऐसे काट लो, वो सब ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल रख दिए। मतलब डंडा ऐसे रखा और बीच बीच में ऐसे ऐसे मार रहे हैं। तो अगर डंडा अगर ऐसे रखोगे, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे हैं और आप इस तरीके से अगर मूव करोगे तो उसे थोड़ी कटेगी, ऐसे काटना पड़ेगा ना काटने के लिए। तो ऐसे काटोगे तो फील्ड लाइंस नहीं कटेंगी। तो मुद्दे की बात ये हो गई कि तीनों में से कोई भी दो अगर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर यहां पे किसी ने आपसे ये कहा कि एक बात बताइए, एक सेकंड, ये वाला समझ में आ गया सबके? ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर किसी ने आपसे ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, रॉड जो थी ना हमारी, रॉड किधर की रॉड, हाँ रॉड तो ऐसे थी पर उसकी वेलोसिटी जो दे रखी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ थी, पर इसकी जो वेलोसिटी है वो टेढ़ी दे रखी ऐसे। अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे दे रखी है और लेट मी जस्ट से कि ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल वो थीटा था, तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट फील्ड लेंस को काटने के काम आएगा? जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है। हाँ शुभम, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को काटने के काम आएगा? जल्दी से बता दो। भवानी राजपूत बोलो भाई। इस फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन सा कंपोनेंट मेरे काम आएगा जो फील्ड को काटेगा? वी कंपोनेंट देखा जाए तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट मेरे काम आएगा? वी साइन थीटा, क्योंकि ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो लेंथ के पैरेलल हो गया। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल हो गया, वो फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कट करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल परपेंडिकुलर या साइन वाला। मयू बेटा साइन वाला है ये कंपोनेंट, वी साइन थीटा है। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल करेगा और इसका मतलब ये हो गया कि अगर ईएमएफ निकालोगे तो वो आएगा बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर है? चलिए अब इसको हटा देता हूं मैं। हट जाओ। हाँ अब आ जाओ सवाल पे। जल्दी से बताओ इस वाले क्वेश्चन का अब आंसर क्या आएगा? वैसे तुमने कई लोगों ने बता ही दिया था कि भाई अगर ये नीचे जा रहा होगा तो पहली बात तो हम लोग रॉड के नाम पे इसको मानेंगे। सिर्फ रॉड के नाम पे क्या है? रॉड के नाम पे सिर्फ ये है। ठीक है, वो आर्क तो भूल ही जाओ। और रॉड की लंबाई हो जाएगी 2r, ईएमएफ आएगा b, l हो गया 2r और वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और हायर पोटेंशियल कहां पे होगा? अगेन राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। कोई भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो v क्रॉस b से हायर पोटेंशियल राइट में आता, यानी कि यहां पे जो बैटरी बनती वो इस तरीके की बनती, यानी कि पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P की वैल्यू B2RV आती। तो 2BRV, ठीक है, ये B पाई RV तो वैसी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो वैसी गलत हो गया, B2RV एंड Q इज एट अ हायर पोटेंशियल। तो C हो जाएगा सही आंसर। तो सही, द करेक्ट आंसर वुड बी कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या बच्चों? मोशनल ईएमएफ के जितने भी सवाल हैं वो उस केस में आंसर जो आएगा वो आपका इस ये जो अभी मैंने बताया था उससे पूरे आंसर आ जाएंगे। अर्श पूछ रहे हैं क्लोज लूप के केस में क्या होगा? बिल्कुल सही बात है भैया, अगर लूप यहां पे क्लोज लूप मूव कर रहा होता तो बेटा एल वेक्टर 0 हो जाता। बोलो हाँ, एल वेक्टर 0 हो जाता ना, तो इसलिए उसमें ईएमएफ 0 ही आता और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाय डी टी, नाम तो सुना होगा। अगर ये क्लोज्ड लूप है तो उसका एरिया फिक्स्ड है, तो फ्लक्स की वैल्यू B इंटू ए हो जाती, जो इसके नीचे जाने की वजह से ना B बदलता ना A बदलता, और इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट ही आता और इसका डेरिवेटिव 0 ही आता। ठीक है,
चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है हर्ष, हाँ बता दिया मैंने हर्ष, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन नंबर 4। आइए भाई फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए अब मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड्स, क्योंकि सवाल नहीं पढ़ा है इसलिए। सवाल भी पढ़ोगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। चलो जल्दी से कर दो फटाफट से। इनफैक्ट मुझे तो इसका आंसर हवा में नजर आ रहा है, पर फिर भी तुम अपना ट्राई कर लो। बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है इसका। हाँ बिल्कुल वर्षा, नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, उसका नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जब फ्लक्स था, अगर क्लोज लूप होता तो फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू ए होती, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, लूप शोन इन मूव्स। कैसे, हाँ भाई मूव कर रहा है लूप। आंसर तो आने लग गए होंगे। फोर्थ का आंसर बॉम्बे आ गया है, भवानी का। अमित ने कलकत्ता बताया है। बायो की क्लास बेटा 5 बजे होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो भवानी का बॉम्बे, अमित का कलकत्ता। बॉम्बे और कलकत्ता में काफी मतलब जंग छिड़ी है यहां पर। चलो देख लेते हैं। अमित और भवानी, अच्छा रिंकू ने बता दिया है बॉम्बे। वैसे बॉम्बे में भीड़ है, अमित ही है, बस कलकत्ता बता रहे हैं, बॉम्बे ही है मतलब पब्लिक तो। चलो देख लेते हैं, सीधी सी बात है। पहली बात तो ये मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भूल जाओ पूरी रॉड को। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ लो। ये है बी और ए, क्यू, पी और क्यू। तो अब ये सब जा रहा है वी वेलोसिटी से उधर। तो पहली बात तो ये सब बेकार है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ये है बेसिकली ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, और ये इधर जा रहा है वी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बी दे रखी है, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से हायर पोटेंशियल आ जाएगा ऊपर की तरफ। वी इधर है, बी अंदर है, वी क्रॉस बी के हिसाब से हायर पोटेंशियल आ गया ऊपर की तरफ। तो यानी कि वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी एल वी। तो बी तो बी है, एल क्या है, एल बाई 2 है, और वेलोसिटी वी है। तो आंसर आ जाएगा बी एल वी बाई 2 एंड पी इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो आंसर विल बी बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर एंड अमित कलकत्ता इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर घुमाना फिराना शुरू कर दिया है इन्होंने। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रिम। सेंटर और रिम के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा जल्दी बताओ क्या आएगा। मैंने गाने लग गया था मैं। हाँ जी 30 सेकंड मिलेंगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होते रहे आपके दिमाग के अंदर जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते जाओ, प्यार दिखाते जाओ। क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है फीड ऑन योर लव यार। ठीक है, अब तुम बिल्कुल ऐसे कठोर बने बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो अमित ने एक बार फिर आंसर कलकत्ता बता दिया है। एंड अरे अमू तुम गए नहीं अभी, मुझे लग रहा था तुम जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं। चलो अमित का आंसर कलकत्ता है और पब्लिक, वर्षा ने आगरा बताया, क्रेजी ने कलकत्ता बताया, शेख साहब ने दिल्ली बताया। भैया ऐसा है आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली ABCD सारे ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। सवाल यह है कि सही जवाब क्या है। तो सही आंसर है ये एल दे रखा है, ये लेंथ एल दे रखी है, मतलब रॉड की लेंथ 2L थी, ये यहां पे एल दे रखा है। तो यानी कि EMF इंड्यूस बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा, और क्या बस वही है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यार ये तो आंसर यहां पे दिल्ली ही आएगा। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, शानदार, बहुत बढ़िया। रिया जी, शेख साहब, रुक्कू, भवानी एंड आशीष चंचलानी व्लॉग्स, क्या बात भैया, यूट्यूब के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यहां बैठे हैं। चलिए, एंड संयोगिता, गुड वन बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो और फोड़ते रहो। भगवान करे यही सवाल नीट में आ जाएं और जो बच्चे इस सेशन में बैठे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 सवाल। वेलोसिटी उधर है, देखना जरा ध्यान से, और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज, पूरे लूप का ये डॉटेड लाइन है बच्चों। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, 30 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दो इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या आ रहा है। तीव्र गति से बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे आंसर।
ठीक है, वेलोसिटी v उधर टेढ़ी दे रखी है, वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर वाला, एक कंपोनेंट होगा इधर वाला, ये कहलाएगा v cos थीटा, ये कंपोनेंट कहलाएगा v sin थीटा। बाय चांस आपका वेक्टर कमजोर हो तो मैंने कंपोनेंट्स भी लिख दिए। अब तो बता दो छठे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप किसकी बात कर रहे हो। बायो एनसीईआरटी ने लिखा सर गलत हो रहा है सब येट। आज ही बताइए यार ये वाली बात, अगर गलत हो रहे हैं, अभी तक गलत हो रहे हैं, अब से हम ध्यान से करेंगे। जस्ट स्पेंड टाइम ऑन कीप योर फोकस ऑन योर एक्यूरेसी रादर देन स्पीड। ठीक है, तेज करने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेटली आंसर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is placed in uniform magnetic field as shown. It is pulled with a constant velocity. The induced EMF in the loop is. पहली बात तो ये कि भैया रॉड जो है वो ये वाली है, L ये वाला हो गया। तो अब तो बेसिकली ये रॉड है जिसकी लंबाई 2r है, इसकी वेलोसिटी v है और ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर मैं और EMF सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो EMF इंड्यूस कितना आएगा B और L हो गया 2r और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, v cos थीटा या v sin थीटा। वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे आप v sin थीटा वाला, यानी कि आंसर आ जाएगा B2rv sin थीटा, B2rv sin थीटा। ये तो पाई आर पी आर पी मतलब पाई से लिखा हुआ है, B2rv sin थीटा ये रहा। ठीक है, तो सही आंसर तो इसका दिल्ली हो ही जाएगा। एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है, ए या बी, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही बात है, आंसर दिल्ली इज द करेक्ट, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताओ हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, चलो दिल्ली ये हायर पोटेंशियल पे कौन है, आगरा या ए या बी। हायर पोटेंशियल पे होगा अगर वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट हैंड निकालो और चलाओ, V क्रॉस B हायर पोटेंशियल विल बी एट A, यानी कि A विल बी एट हायर पोटेंशियल। हम ये कह सकते हैं कि VA माइनस VB की वैल्यू आई है ये। हालांकि इन्होंने से मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, A माइनस B है, B माइनस A है, वो इन्होंने पूछा नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगरा बिल्कुल, A इज एट अ हायर पोटेंशियल, बहुत ही खूबसूरत। अब आ जाओ बेटा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के एक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं वो रोटेशनल वाले आते हैं, घुमाने वाले, सीधे सीधे मूव करने में तो आपने देखा पिछला क्वेश्चन तो था। ठीक है, आई होप आप लोगों के आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है ना, 7 है। 7th क्वेश्चन क्या आएगा, conducting rod rotates with an angular velocity omega about the axis which passes through a point O and perpendicular to its length. Uniform magnetic field B exists parallel to the axis of the rotation. Then potential difference between the two ends of the rods is. देखो ये Q है, ये P है। पहली बात तो ये ऐसे घूम रहा है तो इन वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी ऊपर है, इन पॉइंट्स की वेलोसिटी नीचे है। ठीक है, अब O अगर P से ज्यादा है, जब तक मैं आंसर करके पीछे मुड़ू तब मुझे देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर दे पाए हैं। ठीक है, और आप जो आंसर लिखे वो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना बच्चे, तो 7 और उसके बाद आंसर लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि आप इसी क्वेश्चन की बात करो या पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। चलो, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही नहीं इन्होंने किधर है, तो कोई बात नहीं, हम अंदर मान लेते हैं। ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस लिखा है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है पता नहीं, एक्सिस ये वाला है। तो V क्रॉस B के हिसाब से अगर B अंदर की तरफ है तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, मतलब VO माइनस VP इज इक्वल टू B ओमेगा, लेंथ हो गई 4L का होल स्क्वायर बाय 2। कोई हैरानी परेशानी, VO माइनस VP इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। लेंथ होती है ये वाली, लेंथ होती है फिक्स्ड एंड से लेके दूसरे एंड तक की, फ्री एंड तक की, तो लेंथ हो गई 4L का होल स्क्वायर बाय 2। ये नीचे जा रहा है तो V क्रॉस B के हिसाब से हायर पोटेंशियल इधर है, तो यानी कि VO माइनस VQ इज इक्वल टू B ओमेगा, इस बार लेंथ है 2L का होल स्क्वायर बाय 2। अगर मैंने इन दोनों को घटाया, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा VQ माइनस VP की वैल्यू आ जाएगी, VO से VO तो कट ही जाएगा, और यहां पे आ गया B ओमेगा बाय 2 तो कॉमन आ गया, इनफैक्ट L स्क्वायर भी कॉमन आ गया,
4 स्क्वायर हो गया 16, 2 स्क्वायर हो गया 4, 16 माइनस 4 इज 12, और ये कटा ये आया 6, तो ये आ गया 6 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो 6b ओमेगा एल स्क्वायर, यानी कि सही आंसर है आगरा। देखे जरा कितने बच्चों ने आंसर लिख दिया मेरे से पहले। समीक्षा ने लिख दिया है, अमित ने लिख दिया, विप्रा, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है यार, बच्चे फोड़ रहे हैं हमारे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं और आपको कुछ आपने आज कुछ नया सीखा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है, फील आ रही है, आप एक उसको देख पा रहे हो, आपके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाओ बच्चों, ठीक है, और प्यार तो दिखाते जाओ। बहुत बढ़िया, हाँ जी। चलिए, हेलो कृष्णानंद पाटिल, लगता है आप काफी दिनों बाद आए। चलिए, हाँ जी, संयोगिता, चंदू, मदन, राजपूत गर्ल, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आंसर इज आगरा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 लॉन्ग पैरेलल मेटेलिक वायर्स हैव अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब हम लोग आसमान से देख रहे हैं, ग्रेविटी अंदर की तरफ है, ठीक है। हम लोग, ये बर्ड्स आई व्यू है, आसमान से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, पैराशूट लेके कूद रहे थे हम लोग, और ऊपर से देख रहे हैं, ये दिख रहा है। अ कंडक्टिंग रॉड ए बी इज ऑन द वायर्स शोन इन द फिगर। कंडक्टिंग रॉड ए बी इज ऑन द वायर्स शोन ऑन द फिगर, ठीक है। द स्पेस हैज अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। द रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द वायर्स एंड द रॉड, आफ्टर अ टाइम t द वेलोसिटी v ऑफ द रॉड विल बी सच दैट। भाई सवाल ये है कि थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर आप लोग आंसर्स जो है वो अलग से बताएं मुझे। यहां पर देखो, पहली बात तो ये है कि अगर ये रॉड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल कहां है? तो v क्रॉस b के हिसाब से हायर पोटेंशियल जो होगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। a इज एट अ हायर पोटेंशियल, b इज एट अ लोअर पोटेंशियल। अगर a और b, a अगर हायर पोटेंशियल पे है, b लोअर पोटेंशियल पे है, बैटरी ऐसे बनी हुई है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ जाएगी? करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। और करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स होती है वो क्या होती है? आई एल क्रॉस बी, बताया था मैंने पहले, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी, एल ऊपर, मतलब एल का वेक्टर वो होता है, डायरेक्शन वो होता है जो करंट का डायरेक्शन है, तो एल वेक्टर ऊपर हो गया, बी अंदर हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो लेफ्टवर्ड्स आ जाएगी, एल क्रॉस बी, फोर्स पीछे आ जाएगी, एल ऊपर, एल वेक्टर फोर्स जो होती है किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर, अगर भूल रहे हो अगर आप, तो आई एल क्रॉस बी से गिवन होती है, ठीक है। तो अगर एल वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एल वेक्टर का वही डायरेक्शन है जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट जा रहा है ऊपर, तो एल ऊपर हो गया, बी अंदर है, एल क्रॉस बी लेफ्टवर्ड्स है, तो फोर्स जो लगेगी वो लेफ्टवर्ड्स लगेगी। अगर इस पे फोर्स लेफ्टवर्ड्स लग गई, इसका मतलब शुरू में वेलोसिटी उधर दी थी, ये बेचारा आराम से मतलब चैन से बैठा हुआ था, पर जालिम जमाना आया, एक बदमाश बच्चा, और कस के लात मारी इसके। अचानक वेलोसिटी आई, अचानक ईएमएफ जनरेट हुआ, अचानक करंट दौड़ा, और उस करंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग गई पीछे की तरफ। तो थोड़ी देर बाद वो जो वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली v नॉट से तो कम ही होगी, यानी कि आंसर होगा v लेस देन v नॉट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी, ध्यान से समझना, जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा होगा ईएमएफ, उतना ज्यादा होगा करंट, उतनी ज्यादा होगी फोर्स, उतनी जोर से लगेंगे ब्रेक, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इनफैक्ट यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज आप एक्स्ट्रा सीख सकते हो, और वो ये है कि अगर मैं यहां पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो समझो इस बात को, ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है उसको ध्यान से सुनते जाना बच्चों। जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतना तगड़ा होगा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। जितना ज्यादा ईएमएफ उतना ज्यादा दौड़ेगा करंट, जितना ज्यादा दौड़ेगा करंट उतनी तगड़ी लगेगी पीछे वाली फोर्स, जितनी स्ट्रांग होगी पीछे वाली फोर्स उतना ज्यादा आएगा, उतनी ज्यादा जोर से लगेगी ब्रेक या डी एक्सेलरेशन, ठीक है। और जितना ज्यादा आएगा डी एक्सेलरेशन उतनी ही तेजी से कम हो रही होगी वेलोसिटी। जैसे जैसे समय गुजरेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, ईएमएफ कम होगा, करंट कम होगा, पीछे लगने वाली फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी, और ब्रेक धीरे धीरे लगेंगे, यानी कि वेलोसिटी के कम होने की रेट कम होगी। समझ लो इसका मतलब क्या होगा? हाँ कृष्णानंद, मैं आपका पेपर सेट करता हूं, ऑलरेडी एक अभ्यास बैच मेरा चल रहा है, और एक रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है,
अभी आप tinyurl.com/anusar special करके एक लिंक है, मेरे स्पेशल क्लासेस का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक मेरी टेस्ट सीरीज भी है, उस टेस्ट सीरीज का भी नीचे लिंक है। हर फ्राइडे की रात को एक टेस्ट होता है उसके अंदर, फ्राइडे की रात को 9 बजे, और वो पेपर मैं ही सेट करता हूँ, तो फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक क्यों, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में मैं एक हार्ड क्वेश्चन आपको ये दे सकता हूँ कि टाइम के टर्म्स में वेलोसिटी बता दो, थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आ जाता है आंसर। लेकिन कंसेप्ट समझो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ईएमएफ, उतना ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा फोर्स, उतनी ज्यादा डी एक्सेलरेशन, यानी कि जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी तेजी से कम हो रही होगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी थोड़ी कम हुई तो ईएमएफ कम हुआ, तो करंट कम हुआ, तो पीछे लगने वाली फोर्स कम हुई, तो एक्सेलरेशन कम हुई, तो वेलोसिटी के कम होने की रेट कम हो गई है। क्या बोल दिया मैंने? जितनी जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे ईएमएफ कम होता जाएगा, वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी के कम होने की रेट कम होती जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा आएगा? जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो बहुत तेजी से कम हो रही थी, जैसे जैसे वो कम होती जा रही है उसके कम होने की रेट और कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती। जब वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई तो ईएमएफ ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो ऑलमोस्ट करंट जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स ही नहीं लगाई, तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई और वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब ये कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो वैसे देखा जाए थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहता है। लेकिन हाँ, नो डाउट, शुरू में वेलोसिटी अगर v0 थी तो किसी भी टाइम t के बाद वेलोसिटी उससे तो कम ही होगी। आई होप आप लोगों को ये जो मैं बातें बता रहा हूं वो थोड़ा सा फील आपको इसमें आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सही लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अर्श, तुम्हारा सवाल आ गया। अभी थोड़ी देर पहले अर्श पूछ रहा था कि सर क्लोज लूप होता तो क्या होता, बताओ इसमें ईएमएफ कैसे आएगा। तो बेटा क्लोज लूप है, ईएमएफ होता है BLV। अब बेटा क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में लेंथ क्या है? 0। इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा? 0। आंसर इज डेली। ओरल सवाल, अगर समझ में आ रहे होंगे तो बिल्कुल ओरल सवाल है, ठीक है। विप्रा, V की वैल्यू V0 से तब होगी सिर्फ इनिशियल इंस्टेंट पे, आफ्टर एनी इंस्टेंट आफ्टर दैट वेलोसिटी V0 से कमी आएगी, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, बायो एनसीईआरटी एक बार बेटा पढ़ो। क्या कौन सी क्लास में हो आप? ठीक है, आंसर इज डेली। सबके समझ में आ रहा है? हाँ, आंचल ने बता दिया, रुकू, रिया, आकांक्षा, चंदू, चलो सब, जैनब, रॉयल एटीट्यूड, यादव, बहुत बढ़िया, सबका आंसर डेली आ गया, बहुत ही बढ़िया। लाइक करते जाओ वीडियो को, समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम्हारे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये है 9th। फिर आया क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द गिवन अरेंजमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो जरा, अगर ये इधर जा रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है? अंदर या बाहर, या लेफ्ट या राइट? तो सिंपल सी बात, यहां पे ये करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो रॉड बैटरी की तरह बिहेव कर रही थी, रॉड का हायर पोटेंशियल ऊपर है। अब अगर वेलोसिटी इधर है, हायर पोटेंशियल ऊपर कब आएगा? वेलोसिटी अगर इधर है, हायर पोटेंशियल ऊपर कब आएगा? जब V क्रॉस B अंदर की तरफ होगा, तभी तो आएगा। यानी कि इतना तो पक्का हो गया, B अंदर की तरफ है, ठीक है। तो पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, बेकार, टुवर्ड्स लेफ्ट, वर्टिकली अपवर्ड्स, हम आसमान से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो यही सही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंड द आंसर विल बी दिल्ली, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया सबके? चलो, बहुत ही बढ़िया शेख साहब, बढ़िया किया आपने, ठीक है। यार एक दो आंसर मिस हो जाते हैं, दिल पे मत लिया करो, अरे हमने भी बता, कोई बात नहीं यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते हो क्या? Metallic disk of radius r is rotating about its geometrical axis with constant angular speed omega in external magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the disk. Then okay, हाँ, then induced EMF between the center and any peripheral point is। और डिस्क घुमा दी, ठीक है, डिस्क को घुमाया ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड B थी, और पूछ रहे सेंटर और किसी भी पेरीफेरी वाले पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो आप तो ये अज्यूम कर लो, यहाँ पे छोटी सी रॉड थी,
ठीक है, और एक नहीं थी, ऐसे बहुत सारी थी, एक रॉड यहाँ पर थी, फिर एक रॉड यहाँ पर भी थी, फिर एक रॉड यहाँ पर भी थी, फिर एक रॉड यहाँ पर भी थी, ऐसे बहुत सारी रॉड थी। तो अगर ये बहुत सारी रॉड थी, हर रॉड के अक्रॉस अगर ये ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B के हिसाब से हायर पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी गिवन बाय B ओमेगा R²/2। तो याद रख लो, बेसिकली डिस्क को आप पतले पतले बहुत सारे रेडियाई में समझ सकते हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो B ओमेगा R²/2 आ जाएगा, यानी कि एक मिनट, हाँ आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो 11th का आंसर आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हमारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, नहीं ऐसा है नहीं, अरे नहीं बच्चे बहुत तेज है हमारे। चलो बहुत बढ़िया, द आंसर इज दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही बात। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन नंबर 12, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स ए एंड बी। एक मिनट, एक डायग्राम साथ साथ बनाते जाओगे ना तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, दिखना चाहिए सामने हो क्या रहा है। रेक्टेंगुलर लूप की है जिसकी साइड्स हैं ए एंड बी, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल व्हेन नॉर्मल ऑफ कॉइल मेक्स एंगल ओमेगा टी विद बी। हैं, एक मिनट, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स ए एंड बी इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। चलो कैपिटल बी एक बार कोई, वैसे तो खैर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बी का डायरेक्शन क्या है बताया नहीं है, लेकिन हम चलो परपेंडिकुलर मान लेते हैं आंसर निकालने के लिए। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल when the normal of coil makes an angle omega t with B। ओके, अच्छा वेरी कर रहा है एंगल। ओके, एक छोटी सी बात यहां पे बताना भूल गई है, हटाओ, वो ये है कि कॉइल है, ठीक है, मतलब कॉइल जो है वो इस तरीके की है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये उसका एक्सिस था। ठीक है, उसका जो एक्सिस था वो ये वाला था, ये उसका एक्सिस था, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही थी मान लो। ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसी डायरेक्शन में थी। ठीक है, एक्चुअली वो ये बोलना भूल गए कि ये जो कॉइल है, ये तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, कॉइल जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। कंप्लीट क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अगर ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है तो ऑब्वियसली जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर भी घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो ये फिक्स्ड है, और एरिया वेक्टर जो था, एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर वो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है, और इन दोनों के बीच में अभी एंगल 0 है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये कुछ एंगल घूमी, ठीक है, मान लो थीटा एंगल घूम गया, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि ये रहा एरिया और ये रहा एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर इसने घूमना शुरू किया तो टी टाइम बाद एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ जाएगा ओमेगा टी। अगर उनके बीच में एंगल आ गया ओमेगा टी, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि बी डॉट ए होता है, और ईएमएफ की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि वो जाएगा माइनस बी ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? हाँ बिल्कुल सही बात है, 12th का आंसर आ जाएगा बंबई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस नाम का चैप्टर। तो सबसे पहले जो एक सवाल आपके सामने आ गया है वो यहां पर क्या है कि मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एक्चुअली सिलेबस के बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए, बाउंड्री पर है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के फॉर्मूले डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी सवाल में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इतना सा ध्यान रख लो बस कि इंडक्टर्स के बारे में जब आप बात करते हो तो इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले वही होते हैं जो रेजिस्टेंस के होते हैं। सीरीज में सीधे सीधे ऐड होता जाता है, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे होता जाता है। चलो भाई जल्दी से बता दो मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड से आपको समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए बच्चों, पहला सवाल जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, जल्दी से बताओ।
तीनों इंडक्टर 3 हेनरी के हैं, थ्री प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ इंडक्टेंस 3 हेनरी आर कनेक्टेड एज शोन। तो ये भी 3 हेनरी का है, ठीक है, ये भी 3 हेनरी का है और ये भी 3 हेनरी का है। हेनरी जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है इंडक्टेंस की, ठीक है। चलिए बताइए, तब तुम बच्चों से मिल लूँ। हेलो शहबाज, हेलो राजपूत, हाय भानु, कैसे हो बच्चों? हाँ भाई दिल्ली वाले कितने हैं? हाँ भाई दिल्ली वाले बच्चों, नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो रिया, हाँ फर्स्ट का आंसर कैलकाटा बता दिया भाई रिया ने। कैलकाटा, क्या बात कर रही हो? मुझे तो नहीं लगता आंसर कैलकाटा होगा इसका। भवानी ने बता दिया है आगरा, राज ने बताया आगरा, और उसके बाद बता दिया है टारगेट एम्स दिल्ली बॉम्बे। हाँ ये है एम्स दिल्ली, इंटरनेट नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा एक आध दिन में, मेरे ख्याल से आगे होगा अब तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो आगरा है, ठीक है। तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज आगरा। कैसे करते हैं भाई? सिंपल सी बात है, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली आपस में एक ही पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग ये सारे एक ही पॉइंट है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग ये सारे एक ही पॉइंट है। तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी पी है, तो ये भी पी है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, रेजिस्टेंस में भी मैंने ये वाली बात बताई थी, ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे लिखा पी, यहाँ पे लिखा क्यू। ये वाला इंडक्टर पी और क्यू के बीच में है, ये वाला इंडक्टर भी पी और क्यू के बीच में है, और ये वाला इंडक्टर भी पी और क्यू के बीच में ही है, ठीक है। और ये भी 3 हेनरी है, और ये भी 3 हेनरी है, और ये भी 3 हेनरी है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ तीनों पैरेलल में है, यानी कि 1/L इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होती। तीनों ही 3 थे, तो ये 3/3 हो गया, और इसका मतलब L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 हेनरी। तो आगरा इज द करेक्ट आंसर बच्चों, समझ में आ गई? अच्छा कोई बात नहीं, टारगेट एम्स टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा भाई। अब आप राजधानी में बैठे हो देश की, तो एक्चुअली ऐसा है, बात यह है कि वहां पर जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है पब्लिक को, ठीक है। बाकी देश के अलग अलग दूर दराज के इलाकों में कुछ कुछ हो जाता है, पता थोड़ी चलता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया शहबाज, दैट वाज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टेंस कॉइल इज 2 × 10⁻³ seconds where ohm resistance is joined in series when, अरे एक मिनट, कुछ मिसिंग है क्या? when dash ohm resistance is joined in series the time constant becomes इतना, the inductance and resistance of the coil are। ओ हो, ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइडल सोलेनॉइड का मतलब क्या हो गया? टोरॉइड बेसिकली बताया था टोरॉइड क्या होता है। तो टोरॉइड में ये होता है कि ऐसे ये गोला, उसके अंदर एक और गोला, और यहाँ पे जो वायर होता है वो इस तरीके से लपेटा गया होता है, ठीक है। तो ये गोला गोला हो गया। अब क्या हुआ इसमें अंदर, क्या पूछा गया? अ टोरॉइडल सोलेनॉइड हैज एन एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो भाई साहब रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 1200 टर्न्स, ठीक है। इग्नोरिंग द फील्ड वेरिएशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोरॉइड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड इज। सेल्फ इंडक्टेंस निकालते कैसे हैं भाई? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी लूप का इन जनरल सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखो भाई। जैसे अगर कोई भी लूप है, उसमें खुद का कुछ करंट जा रहा है, करंट जाने की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका खुद का कुछ फ्लक्स भी होगा, और वो फ्लक्स ऑब्वियसली खुद के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर मैंने करंट को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डबल करी तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और जहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द फाई इज इक्वल टू एल आई बन जाता है, जहां पे एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस। दैट इज द फॉर्मूला। अब अगर यहां पे मुझे इंडक्टेंस निकालना तो क्या करेंगे? तो फाई की वैल्यू आ जाएगी एल आई के बराबर। तो फाई के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स कितना आएगा। पहले तो मुझे पता चले मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 इंटू एन आई, वे एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया μ0, एन क्या है? 1200 टर्न्स थे टोटल, और टोटल लेंथ कितनी है? 2πr, आर हो गया 0.15 मल्टीप्लाइड बाय आई।
ये आया फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स जो है वो हर लूप का जो फ्लक्स है, सॉरी ये तो आई मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स जब निकालने जाएंगे तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पर लूप। और कितने लूप हैं? 1200 लूप है, तो 1200 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हम भी कह सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 0.15 मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय, ये तो आ गया बी, फिर एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 इंटू 10⁻⁻⁴, और दूसरा क्या दे रखा है 1200। ये हो गया पूरा का पूरा फ्लक्स। उसमें से करंट को अलग कर दो, और करंट के सामने जो लिखा है वो पूरा का पूरा हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो बस इसको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई क्या? अच्छा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही बात है रिंकू, रुकू सेकंड का आंसर आ जाएगा। नहीं आपने हाँ कैलकाटा बताया ना, ठीक है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ सिलिंड्रिकल आयरन कोर सपोर्ट्स एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, ठीक है, सिलिंड्रिकल आयरन कोर सपोर्ट्स कैपिटल एन टर्न्स। If a current I produces a magnetic flux phi across the core's cross section, then the magnetic energy is, magnetic energy जो होती है that is actually given by half Li square, ठीक है, half Li square, पर L निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो L कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है कि अगर ये मैग्नेटिक कोर हो गया, सोलेनॉइड हो गया बेसिकली, और इसके ऊपर एक तार लपेटा हुआ है, तो वो जो अगर तार इस तरीके से आया, n टर्न्स n बार लपेट दिया, अब फ्लक्स अक्रॉस द कोर्स क्रॉस सेक्शन जो आ रहा है वो फाई आ रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स आएगा वो फाई मल्टीप्लाइड बाय n टर्न्स आएगा। ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। और अगर ये फ्लक्स आ गया तो मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स जो आया कुल मिला के उसकी वैल्यू Li के बराबर होती है। और अगर फ्लक्स की वैल्यू Li के बराबर होती है तो यहां से मुझे यह पता चलता है कि करंट की वैल्यू हो गई फाई एन अपॉन, या सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एल की वैल्यू फाई एन अपॉन आई, और एनर्जी जो होती है वो हाफ Li स्क्वायर होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ एल हो गया फाई एन अपॉन आई, ठीक है, ये हो जाएगा फाई एन अपॉन आई और मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, तो एक आई से आई कट गया तो हाफ फाई एन आई स्क्वायर आ गया, तो हाफ फाई एन तो आया नहीं, एन क्यों नहीं आ रहा है? इसके एन टर्न्स हैं इफ अ करंट, तो अच्छा इन्होंने जो फ्लक्स है वो एक्चुअली टोटल फ्लक्स ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो एन टर्न्स हैं ये पर टर्न नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो एन को अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब जो फ्लक्स है वो एक्चुअली टोटल फ्लक्स है, तो फाई की वैल्यू Li आ जाएगी और एल की वैल्यू फाई बाई आई आएगी। तो अगर एल की वैल्यू फाई अपॉन आई आ गई तो यहाँ पे फाई बाई आई इंटू वाई, तो यानी कि हाफ फाई इंटू वाई स्क्वायर, एंड दैट वुड बी द एक्सप्रेशन। तो हाफ फाई इंटू वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाफ फाई इंटू आई स्क्वायर, एक मिनट, ओ सॉरी एक आई तो कट गया था, सॉरी यहीं पे लिखा हुआ है, ये एक आई तो कट गया, हाफ फाई आई इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर वुड बी हाफ फाई आई, ठीक है बच्चों। चलिए तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि हाफ Li स्क्वायर होती है एनर्जी, और एनर्जी अगर हाफ मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li स्क्वायर से गिवन होती है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताई थी, फ्लक्स की वैल्यू Li होती है। बस यहाँ पर एक चक्कर इन्होंने ये कर दिया कि वैसे तो उन्होंने बोला था फ्लक्स थ्रू द क्रॉस मतलब कोर्स क्रॉस सेक्शन, तो कोर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर फ्लक्स फाई आ रहा है और एन टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स एन फाई होना चाहिए था, वो उन्होंने वो एन को कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मतलब यही है कि वो जो फ्लक्स है वो एक्चुअली सारी की सारी कॉइल्स का मिला के फ्लक्स दे रखा है, वो चीज़ स्पेसिफाइड नहीं थी, इसलिए मैं तो एन लेके चल रहा था, पर वो अगर वो एन को कंसिडर नहीं कर रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, उसके बिना भी जो आंसर है वो तो आ ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड, अभी निकाला था बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस टोरॉइड का कैसे निकालोगे?
जिसमें कैपिटल एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो टोरॉइड के केस में क्या होता है, ये रहा टोरॉइड, अगर ये है टोरॉइड, इसमें यहाँ पे करंट दौड़ा 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 खूब दौड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गोल 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 आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ये हो गया म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन, ये कितना हो गया, ये हो गया है म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई किया और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो आर आया वो तो मीन रेडियस हो गया, ये वाला आर मीन, ठीक है। और अगर ये इधर वाला जो रेडियस है वो छोटा आर है, तो उस केस में ये कह सकता हूं कि एरिया कितना आ जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया से मल्टीप्लाई किया, फ्लक्स आ गया, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन, ये पूरा फ्लक्स ही आ गया। और जैसे ही फ्लक्स आया, फ्लक्स अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, वो होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, आई अलग करो बाकी सारा मसाला एल बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, यहां पे ध्यान से देखो, पाई से कट गया पाई, और कुछ कटा नहीं, और कुछ नहीं कटा, तो यहां पे एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एम। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एम, यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई बच्चों सबके, चलो कोई बात नहीं शहबाज, आप देखते रहो आराम से कोई इसको, और धीरे धीरे समझते रहो, ठीक है। हाँ, बायो एनसीईआरटी क्लास का टाइम वैसे 3 बजे का, हालांकि थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। भवानी, हाँ भवानी आंसर आगरा आएगा, बॉम्बे नहीं आएगा। भवानी ने रिट्रैक्ट कर लिया अपना आंसर, मैंने पढ़ लिया लेकिन तुम्हारा आंसर, ठीक है। रोहित, हाँ बहुत बहुत बढ़िया रोहित, एंड रिया एंड राजपूत गर्ल, चलिए ठीक है। 5/I, बिल्कुल सही बात है तमन्ना, 5/I इज एल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एंड इंडक्टेंस एल एंड एंड इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू अ बैटरी। एक मिनट, डायग्राम बनाते जाओ भैया, फिजिक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि सवाल पढ़ते पढ़ते लास्ट तक भूल जाते हुआ क्या था, तो इसलिए ये देखो, एंड इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर joined to a battery, after some time battery is disconnected but L and R remains connected, ठीक है। तो पहले ये बैटरी थी और EMF उसका था, एंड दिस वाज थोड़ी देर के लिए कनेक्टेड रखा, थोड़ी देर के लिए कनेक्टेड रखा मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट के केस में जो करंट जा रहा है वो E/R हो चुका होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद इंडक्टर नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करता है। इस बात को ध्यान रखना, इनफाइनाइट टाइम के बाद इंडक्टर नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी E/R, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बट L and R रिमेन्स कनेक्टेड टू द क्लोज्ड सर्किट। तो L, लेकिन बाद में भी L और R तो कनेक्टेड ही रह गए। तो ये इंडक्टर था और रेजिस्टेंस था L और R, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड ही रह गए। बैटरी हटा दी, करंट E/R के हिसाब से इनिशियली जो करंट था वो अब वो I0 था E/R। धीरे 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 इसके अंदर जो हाफ Li स्क्वायर एनर्जी स्टोर थी वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी, और ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग सर्किट। इसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। अच्छा, अमित आ गए बड़ा बिल्कुल फटाफट आंसर देने के लिए। चलिए, कनेक्टेड टू द क्लोज सर्किट द करंट स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है I0 इंटू e⁻⁻RT/L, ठीक है। तो ये होता है करंट का एक्सप्रेशन। वैसे एक्चुअली आया कहां से, यहां पे लूप लॉ लगाया, उसमें इंटीग्रेट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। करंट बढ़ रहा होता है तो लिखते हैं, जब चार्जिंग सर्किट होता है तो उसको लिखते हैं I इज इक्वल टू फाइनल करंट I0 इंटू 1 - e⁻⁻RT/L। और अगर करंट धीरे धीरे कम हो रहा होता है, डिकेइंग सर्किट हो कहलाता है, या डिस्चार्जिंग सर्किट है, इसके अंदर करंट धीरे धीरे मर रहा है, ठीक है, कम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो करंट की वैल्यू I0 इंटू e⁻⁻RT/L आ जाती। अब वो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट जो था शुरू में E/R
कितनी देर बाद करंट 37% ऑफ इसकी वैल्यू रह जाएगा। तो भाई मुझे इसका मतलब आई की वैल्यू को जो क्या डालना है, आई को 37% ऑफ आई नॉट डालना है। 37% पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100, ऑफ को हमेशा क्रॉस से लिख दो। ये बहुत सिंपल तरीका होता है इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने का। 37% ऑफ आई नॉट, जैसे आपने दोनों को इक्वेट किया, आई नॉट से आई नॉट कट गया, इस मसाले की वैल्यू आ गई 0.37। अब अगर E की वैल्यू माइनस आर टी बाई एल की वैल्यू 0.37 आ रही है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्या है, ठीक है। और 37% का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 37 का मतलब यहां पे हो गया टाइम आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको डेसिमल हटा देता हूं पहले, तो E की पावर आर टी बाई एल वो हो जाएगा 0.37, ठीक है। लॉग ले लो, ठीक है, तो log लोगे तो आर टी बाई एल इंटू लॉग टू द बेस ई ऑफ ई, वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू ln ऑफ 0.37, ठीक है। ये हो गया अपना 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, तो t की वैल्यू L/R आ जाएगी, ठीक है। ln ऑफ 0.37 विद अ माइनस साइन, तो बेसिकली वो माइनस साइन करोगे 1/0.37 एक्चुअली 2.3 होता है, ठीक है, सॉरी 2.7 के आसपास होता है। और ln ऑफ 2.7 ही e होता है एक्चुअली, ln e और ln e कट जाएंगे और टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये माइनस साइन को अगर मैं अंदर यूज करता हूं तो ये 1/e 1/0.37 बन जाएगा, ठीक है। 1/0.37 क्या होता है, वो होता है 2.702, यानी कि e के बराबर होता है। तो एक्चुअली ये ln2 ही लिखा हुआ, सॉरी ln e ही लिखा हुआ है, ln e कट गए और बचा क्या, L/R। तो टाइम आ जाएगा L/R, द करेक्ट आंसर विल बी कैलकाटा। वैसे तो खैर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि भाई जब जो करंट होता है वो ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। शुरू में अगर करंट आई नॉट है तो वैसे धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद वो 0.37% रह ही जाता है। ये स्टैंडर्ड है, टाइम कांस्टेंट होता है टॉ होता है L/R, ठीक है। इस चीज को आप, ये तो इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कैलकाटा। फिर आया छठा सवाल। वैसे अगर आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो तो आपको, ये तो मैंने खैर सब कुछ समझाने के लिए पहले आपको पूरा मैथमेटिकली भी दिखा दिया, फिर ये भी दिखा दिया। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से हो जाता है। टाइम के डायमेंशन इनमें से सिर्फ L/R के ही आ रहे हैं, बाकी 1/LR, R/L, RL, ये सब इनमें से कोई भी टाइम के डायमेंशन ही नहीं है। ये डायमेंशनल एनालिसिस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था ये, लेकिन हम तो हर तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 3 हेनरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स। अच्छा, सोलेनॉइड कैसा होता है भाई साहब देखने में, तो सोलेनॉइड होता है इस तरीके का, तो यहां पे ऐसे वायर 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 गया, यहां से बाहर आ गया, ठीक है। उसके अंदर 500 टर्न्स थे। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज मेड ट्वाइस देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। देखो सिंपल सी बात ये है कि यहां पे आप एक बात ध्यान रख लो, वैसे तो हम डिराइव भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया इसका A है और मान लो इसकी लेंथ जो है वो L है, तो मैं ये कह सकता हूं अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होती है, वे N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया फ्लक्स पर टर्न। भाई अगर मुझे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा होगा तो करंट ऐसे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और तो जो एक लूप है उसका फ्लक्स हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय बी, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट Ni इंटू ए। और ये तो एक लूप का है, नंबर ऑफ लूप्स क्या है, नंबर ऑफ लूप्स टोटल है N इंटू एल, N इंटू लेंथ, ठीक, क्योंकि N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मुझे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए थे, तो N अगर 1 मीटर में N टर्न्स है, 2 मीटर में 2N टर्न्स है, 5 मीटर में 5N टर्न्स है, L मीटर में NL टर्न्स है। अगर ये टोटल नंबर, ये आ गया टोटल फ्लक्स, अगर ये है फ्लक्स तो I अलग करो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Li। L क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर इंटू A इंटू लेंथ
और ये आई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंडक्टेंस तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल आ गया। और यहां से एक याद रखने वाला फॉर्मूला ये है कि इंडक्टेंस जो होती है ये एल क्या है, एरिया इंटू लेंथ, वो क्या है, वॉल्यूम। तो लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम इज एक्चुअली ऑलवेज गिवन बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर। बस ये है फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको अभी तक याद नहीं था तो आप इसको याद रख लेना। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आएगी। अगर फ्लक्स की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ये आएगी। ध्यान से देखो, बस नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं, वॉल्यूम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो अगर वॉल्यूम वही है तो इंडक्टेंस भी सीधे सीधे म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको उसको वो 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर डबल किया है तो यानी कि इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले इंडक्टेंस था 3, पहले इंडक्टेंस था 3, तो अब हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 12। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। सबको समझ में आ रही है क्या? अच्छा, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल। 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स शोन इन द फिगर, इफ की ऑफ प्राइमरी सडनली ओपन, ये प्राइमरी वाला है, वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसकी एकदम की ओपन कर दी, ओपन की ओपन मतलब की ऑफ कर दी। ऑफ करते के साथ ही यहां पे करंट एक्चुअली ऐसे जा रहा था। करंट अगर ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे थी, ठीक है। और अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी तो इसमें जो फ्लक्स था वो इधर की तरफ था। इसको अचानक ऑफ कर दिया तो इधर जाने वाला फ्लक्स अचानक बंद हो गया। और अगर इधर जाने वाला फ्लक्स अचानक बंद हो गया तो ये ऐसे करंट दौड़ाएगा कि इधर वाली फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। ईएमआई ऐसे ही इंड्यूस होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स को हमेशा अपोज करता है। अब अगर फ्लक्स इधर की तरफ था, इधर की तरफ फ्लक्स था और वो अचानक बंद हो गया तो ये कैसे करंट दौड़ाएगा ताकि फ्लक्स इधर की तरफ आए? तो उसके लिए इसको करंट ऐसे दौड़ाना पड़ेगा। और करंट अगर उसको इस तरीके से दौड़ाना पड़ेगा ताकि फ्लक्स इधर की तरफ जनरेट हो या फील्ड इधर की तरफ जनरेट हो, तो उस केस में जो यहां पे करंट जाएगा वो एल से एन जाएगा, ठीक है। इन विच रेजिस्टेंस आर में करंट कहां से कहां तक जाएगा? तो आंसर इज फ्रॉम एल टू एन, यानी आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, कौन पूछ रहा था? रुक्कू पूछ रहे थे कि सर आप चैट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब चैट क्या पढ़े यार, मतलब तुम लोग, कुछ बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली आंसर्स दे रहे हैं, बाकी तो गप्पे मारने में लगे हुए है ना। तो फिर मन नहीं करता फिर पढ़ने का। भाई कम से कम जो पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान से पढ़ते रहे, और तो क्या करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा 8th क्वेश्चन में? इन फिगर ए एंड फिगर बी 2 एयर कोल्ड सोलेनॉइड्स P and Q आर शोन, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। इन फिगर ए व्हेन आई पी द करंट इज इन P, ठीक है। फिगर ए में इसमें करंट ऐसे जा रहा था, IP है, चेंजेस एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, 5 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा था, ठीक है। एंड EMF ऑफ 2 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन Q, तो उसमें जो EMF इंड्यूस हुआ वो क्यों हुआ? अब ये जो क्वेश्चन है ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? बेसिकली अगर दो लूप होते हैं तो φ2 इज इक्वल टू Mi1 और φ1 इज इक्वल टू Mi2 होता है। φ2 की वैल्यू होती है Mi1 और φ1 की वैल्यू होती है Mi2। अब यहां पे ये है कि अगर ये IP है, ठीक है, अगर यहां पे IP करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो अगर इसमें करंट जाएगा ऐसे तो जो फील्ड होगी वो यहाँ पे इधर की तरफ, वो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी आएंगी? यहाँ जो फील्ड लाइंस आएंगी वो ऊपर की तरफ आएंगी और यहाँ वाली इसमें जो घूम के इधर जाएगी, तो इसमें जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ है। पर मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ E2 की, तो वो हो जाएगा M इंटू di1/dt, और अगर मैं बात करूँ E1 की तो वो हो जाएगा M di2/dt। एक माइनस साइन और लगा लो चलो, क्योंकि वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, पर यहां पे डायरेक्शन से मतलब हमको है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है,
हाँ बिल्कुल बायो एनसीईआरटी, ऐसे बड़े बड़े सवाल मैं दिखा ही इसलिए रहा हूं ताकि जितना तुम्हारा डर है वो अभी निकल जाए, क्योंकि डर से पार पाने का एक ही तरीका है कि जिन चीजों से डर लगता है उनको इतना ज्यादा करो कि वो चीज तुमसे डरने लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ो तो सही। अगर तुम ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना इतना बढ़ जाएगा कि फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा चलो आकाश इधर देखो बेटा, क्वेश्चन ट्राई करने की सॉल्व करने की कोशिश करो अगर कर पाओ तो। हाँ तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, P में जब करंट चेंज हुआ है, ये P को मैं 1 बोल देता हूं और Q को 2 बोल देता हूं। तो जब P में करंट 5 एम्पीयर पर सेकंड से चेंज हो रहा था तो 2 में 2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। यहां से मुझे ये पता चला कि ये आया 2 इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ये हो गया 5। di1/dt 5 दे रखा था। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो 2 मिली वोल्ट का हुआ। तो यहां पे ये हो गया एम्पियर पर सेकेंड और ये आ गया मिली वोल्ट में। यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात क्या पूछी गई है, करंट इन P इज देन स्विच्ड ऑफ एंड अ करंट चेंजिंग एट 2 एम्पियर पर सेकेंड इज फेड थ्रू Q। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस एम इंटू और di2/dt हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो दूसरे वाले में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये पूछा जा रहा है। तो बस कुछ नहीं है, डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे कुछ कुछ कटेगा, मिली वोल्ट कट गए। ठीक है, एम से एम कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एम्पियर पर सेकंड से एम्पियर पर सेकंड कट गया। और ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, हम ये कह सकते हैं 2/e की वैल्यू आ गई 5/2। तो e की वैल्यू आ गई 4/5, 4/5 की वैल्यू आ गई 0.8। तो ये 0.8 मिली वोल्ट आया, यानी कि आ गया 8 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो आगरा इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया शहबाज एंड अमित। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ बिल्कुल सही बात है। टारगेट एम्स आपने अगर आंसर आपने क्या दिया था, आगरा दिया था, आगरा इज द करेक्ट आंसर। हाँ घोष बाबू बिल्कुल सही बात है। एंड राजपूत गर्ल केम छो मजामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड इज साइड L होगा, ये छोटा L। हाँ, a small square loop of wire of side small l is placed inside a large square loop of wire of side capital L। तो भाई साहब ऐसा है, एक कैपिटल L तार का तो ये लूप रखा था और इसके अंदर एक छोटू सा स्मॉल एल साइड का लूप रखा हुआ था। द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। सिंपल सी बात ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते टाइम phi इज इक्वल टू mi होता है। अब phi2 इक्वल टू mi1 भी लिख सकते हो और phi1 इक्वल टू mi2 भी लिख सकते हो। किसी एक का करंट निकालो और उसकी वजह से दूसरे का फ्लक्स निकालो। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इसका करंट निकाल के इसका फ्लक्स, इसका करंट मान के इसका फ्लक्स निकालना तो बड़ा भारी काम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका फ्लक्स निकाल के उसका करंट निकालते हैं। इसका करंट हमने माना और उसमें फ्लक्स निकालते हैं। तो सीधी सी बात ये आएगी कि अगर ये जो साइड है ये कैपिटल L है और ये वाली जो साइड है वो स्मॉल l है, तो जो फील्ड होती है वो 1/L के प्रोपोर्शनल होती है जितनी दूर होगा तार। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना निकालो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, 1/L। और फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा छोटे L स्क्वायर के एरिया के, और दोनों को मल्टीप्लाई किया ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो एक मिनट। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं फाइ जो आएगा ये फाइ हाँ फाइ जो आएगा वो बेसिकली प्रोपोर्शनल आ जाएगा छोटे L स्क्वायर इंटू कैपिटल L/L के। ठीक है, कैपिटल L के, ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है, अच्छा 1/L है, ये 1/L है तो इंटू 1/L के। और इसका मतलब ये फाइ अगर इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ईएमएफ भी इसी के प्रोपोर्शनल आएगा। तो आंसर जो है वो स्मॉल L स्क्वायर बाय कैपिटल L आ जाएगा। आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है, तो 9th का आंसर बॉम्बे आ गया। 10th का आंसर बताओ भाई, 2 कॉइल्स हैविंग अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.005 हेनरी। ठीक है, फाइ इज इक्वल टू mi होता है, एक का किसी भी एक का करंट लो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो पड़ोसी का फ्लक्स आ जाएगा। तो और साथ ही साथ ईएमएफ की वैल्यू होती है m इंटू di/dt।
कायदे से माइनस साइन नॉट, बिकॉज हम ये बता रहे हैं कि जो ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, अब द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m दे रखा है 0.005 और यहां आ गया m इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, सॉरी डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो करंट यहां पे इन्होंने दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया माइनस 0.005 और आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जहां पे आई नॉट दे रखा है 2 एंड ओमेगा दे रखा है 100 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ हो चुका है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस ओमेगा टी 1 होगा। और इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो वैल्यू आएगी E2 की वो हो जाएगी माइनस तो कैसे साइन बता रहे हैं, तो माइनस, मॉडुलस की बात कर लेते तो माइनस साइन भूल जाता हूं मैं। और अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो वो जाएगा 0.005 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट जो कि दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जो कि दे रखा है 100 पाई। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में दे रखा है, तो बस सॉल्व कर लो और क्या। तो 2 जीरो हटे, पॉइंट लगा, ये 2 जीरो हट गए, इनफैक्ट 0.5 से 2 भी कट गया, बचा क्या? बस पाई तो बचा। तो पाई इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज दिल्ली। समझ में आई सबको ये वाली बात? चलिए कोई बात नहीं, रुको, आंसर इज दिल्ली। ठीक है, एंड भवानी का आंसर आ गया है दिल्ली, बिल्कुल सही बात है। शालिनी का आंसर आगरा आ रहा है, नहीं बेटा दिल्ली सही आंसर है। रिया जी ने कुछ रिट्रैक्ट कर लिया, लगता है अपना आंसर हटा लिया उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, चल समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम टू, एक मिनट, फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू आई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा आई। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे, जल्दी से बता दो इसका आंसर, जब तक मैं सॉल्व करके पीछे मुड़ू मुझे स्क्रीन पे आंसर लिखे हुए चाहिए और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना क्वेश्चन इसको। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 में, एंड करंट चेंजेस बाय 0.01 से। तो बस m की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 10 टू द पावर माइनस 2 इससे कट गया और m की वैल्यू 2 आ गई, 2 हेनरी। तो सही आंसर है आगरा। क्लियर इनफ? आसान सवाल। ठीक है, नहीं टारगेट दिल्ली एम्स आपका आंसर मैं शायद हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, पर आपके मैसेजेस तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 11th का है आंसर आगरा, ए फॉर एम्स। बिल्कुल आगरा बिल्कुल भर गया है, नहीं हाँ आगरा तो इसमें अमन ने आंसर दिल्ली दिया, दिल्ली नहीं है बेटा, आंसर आगरा है। ठीक है, अमित ने भी दिल्ली बताया, दिल्ली नहीं है आगरा है। सवाल, अच्छा अगर आपको हम लोगों से जोड़ना है, जो अगर क्या जोड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF वगैरह होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट यूजी पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करेगा भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।